बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक दिन है। और आज के दिन आपको पता है कि ख़ास तौर पर दुआओं का एहतमाम किया जाता है, इबादत का एहतमाम किया जाता है और जो जुम्मा पढ़ा जाता है उसके लिए भी ख़ास तैयारियाँ की जाती हैं। तो आई होप आप लोगों ने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली होंगी। और इससे पहले कि आप तैयारियाँ शुरू करें या फिर इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएं, हमारा ये शो देखने के लिए हाजिर हो चुके होंगे आप लोग भी, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी समझते हुए हर रोज़ 10 बजे पहुंच जाते हैं आपको बताने के लिए कि आज का मौसम कैसा रहेगा, आज ख़बरों में क्या रहेगा, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड देन मौसम के बारे में जो पता चलता है ना। आज वैसे थोड़ी मुझे गर्मी लग रही थी, वो वाला मौसम नहीं रहा जो पिछले हमें वीकेंड पे नजर आया था और जिस तरह से ठंड हो गई थी। अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है मौसम, वो ठंड वाला टाइम निकल गया। आई डोंट नो वो दोबारा आना है। वो चश्मा आफ्ताब से नूर की नदियां रवां, वो मुझे इकबाल का शेर जो है ना वो आज धूप को देखते हुए नजर आ रहा था। लेकिन बहुत ही खुशगवार मौसम है। आई होप ये मौसम जो है इसको आप इंजॉय भी करें। और मुझे लगता है कि अब आप जा भी सकते हैं इजीली, अगर कोई मरी की तरफ जाना चाहे। बर्फ देखने जाना होता है लोगों ने। अच्छा, जिंदगी में सिर्फ बर्फ ही रह गई है घूमने फिरने के लिए क्या? इसके अलावा भी तो मुझे पता है नेचुरल ब्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आप नेचुरल ब्यूटी को छोड़कर आर्टिफिशियल ब्यूटी की तरफ जाते हैं तो फिर उसके नुकसान जो है ना वो भी तो होते हैं ना। अब आप जिस तरफ लेके जा रही है ना, मुझे समझ आ गई है। मैं उस तरफ लेकर जा रही हूँ और दोनों तरफ बिल्कुल ठीक अच्छा जी, बता देते हैं कि आयशा किस तरफ लेकर जा रही है। आमतौर पर ख्याल ये किया जाता है जो कॉस्मेटिक सर्जरी है या प्लास्टिक सर्जरी जिसको हम बोलते हैं वो खवातीन के साथ मंसूब कर दी जाती है। कौन ख्याल करता है ये ख्याल बनाया किसने? आम लोग, जिसमें शायद हम भी कभी आए होते हैं, क्योंकि ये साजिश ज्यादातर हमें खवातीन की खबरें शायद ज्यादा हाईलाइट होती हैं कि इसने सर्जरी करा लिया या फलां जो सेलिब्रिटी है उसके फीचर्स में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं तो शायद इसने सर्जरी कराई है। लेकिन है यहाँ पर हकीकत यहाँ पर यह है कि खवातीन के मुकाबले में मर्दों में ये रुझान ज्यादा है जनाब। अब आपको समझ आइए जो हम गुमान करते थे कैसे कह सकती हैं। अब आप बताएं ना, एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बाद आप बताएं वो चलो जी, रिपोर्ट आपको बता देते हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि 1 दिहाई से कम अरसे के दौरान जो मर्द हजरात हैं जनाब, हमारे मेल चैंपियंस जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी ज्यादा करवा रहे हैं और उनके अंदर ये शरह खवातीन से 2 गुना ज्यादा है। जवान मर्द और जो मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं और जो लैटिन अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर ये रुझान ज़्यादा पाया जाता है। वो कहते हैं कि जी हम ज़रा ज़्यादा खवातीन को कॉम्पिटिशन दे दे। वैसे कॉम्पिटिशन खवातीन के दरमियान ज्यादा होता है कि कौन ज्यादा अच्छे कपड़े पहन कर आएगा, कौन ज्यादा अच्छा मेकअप करेगा, किसकी ज्वेलरी ज्यादा अच्छा होगी। लेकिन अब वो कहते हैं जनाब मर्द हजरात भाई हम भी आएंगे मैदान में, हम भी किसी से कम नहीं है। वैसे तो ये अमेरिका और लातीनी अमेरिका की बात करें, मुझे लगा था शायद कोरिया में ये रुझान बहुत ज्यादा होगा। आई डोंट थिंक उनको इतनी ज़रूरत भी होती नहीं है, या होती होगी। उधर के स्टैट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के स्टैट्स हमारे पास है, वो हमने आपके साथ शेयर किए। पेरिस में कॉस्मेटिक मेडिसिन इंडस्ट्री के सालाना इजलास के मौके पर ये रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2018 से 2024 के दौरान दुनिया भर में मर्दों की जानिब से प्लास्टिक सर्जरी करवाने की शरह में 95% इजाफा हुआ है ना। उसकी रीज़न जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या इनसिक्योरिटी है, क्या झुर्रियाँ ज़्यादा हो रही हैं, क्या खूबसूरत लगने का। वो कह रहे हैं भाई हम क्यों पीछे रहे, तो इसको ओन करें ना। बात ये है कि इसको ओन करें कि हाँ भाई हम भी करवाते हैं। सिर्फ प्लास्टिक सर्जरीज नहीं करवाते, मर्द जो है वो ज्वेलरी भी पहनते हैं जिस तरह खवातीन पहनती हैं, सजती संवरती हैं, उनका भी दिल होता है, उनके भी शौक होते हैं। कुछ मर्द तो गोल्ड पहनना भी आपको पता है पसंद करते हैं। अच्छा, अब उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो गोल्ड पहनना पसंद करते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, सर्जरी भी करवानी है तो आपकी मर्जी है कि बदनाम खवातीन को ना किया जाए कि भैया आप तो ना आपका जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही आर्टिफिशियल होती है। अब आप भी इसी तरफ इसी समत चल पड़े हैं तो इसके अंदर इस चीज़ को ओन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, सोने की आपने क्योंकि बात की है और ये वो सोने वाला सोना नहीं है, ये सोना गोल्ड वाला सोना है। उसकी इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये कुछ इस तरह की खबरें हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट ना थोड़े से स्केप्टिकल भी हो चुके हैं कि अच्छा लगता है कि दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सोने की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और दुनिया भर के बड़े मुमालिक जो है ना वो सोने को जमा करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है पूरी दुनिया की तरह। और पाकिस्तान में सिर्फ 2 दिनों के अंदर जो नई तारीख रकम हुई है ना सोने की कीमत के अंदर, दैट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। बिल्कुल, फी तोला सोना इस वक्त जो है वो 5.5 लाख रुपए से तजावुज कर चुका है। 5 लाख 5.5 लाख, सिर्फ 5 लाख नहीं है, ये 1 तोला सोना की हम बात कर रहे हैं। Oh my God. आलमी मार्केट में भी सोना जो है वो $5,500 फी औंस की सतह पर पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सोना
महंगा क्यों हो रहा है? असल सवाल ये भी है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं वो सोना जमा करने की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो ज़ख़ीरा कर रहे हैं क्या? उस वजह से गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं? ये अपनी जगह अगर आप थोड़ा सा तारीख को पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होने लगती है या फिर कोई एक बड़ा डिप आने लगता है आलमी मईशत के अंदर, तो उस वक्त बड़े ममालिक जो है ना वो ये करते हैं कि वो मेटल यानी कि सोना जमा करना शुरू कर देते हैं। और सोने के रिजर्व्स कितने ज़्यादा है इससे किसी भी मुल्क की जो मईशत है उसकी मजबूती का पता चलता है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व वैसे तो कहा जाता है अमेरिका के हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा खरीदारी जो हो रही है उसके बाद क्या होगा। लेकिन इस वक्त दुनिया भर में जंग के बादल मंडला रहे हैं, आप ये इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं? कुछ एक्सपर्ट्स इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी अपना ख्याल करें, और ये ख्याल किस तरह से किया जाता है उसके लिए मेरे ख्याल से हम चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत हैं सैयद उसामा रिजवी साहब। उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्सपर्ट सही समझ रहे हैं और क्या उनको भी यही लगता है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि दुनिया भर के बड़े ममालिक इस वक्त सोने को जमा कर रहे हैं। उसामा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। आप भी डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो इस वक्त उतार चढ़ाव जा रहा है, मार्केट बार बार क्रैश भी कर रही है, करेक्ट भी कर रही है अपने आप को, देन एकदम से कीमत ज़्यादा हो जाती है सोने की। इसकी रीज़न आपको क्या यही लग रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो ये उतार चढ़ाव और डिफरेंट स्पेकुलेशन जो फैल रही है राइट नाउ? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टुडे। देखें, 2-3 वजूहात हैं। कुछ जो रीजंस हैं वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के अंदर जो मेन रीजन है जिसका आपने भी अपने इंट्रो में जिक्र भी किया, वो ये है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई वॉर लाइक सिचुएशन या जिसे जियोपॉलिटिकल अपहीवल कहते हैं वो आता है तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, वैसे तो एक हिस्टोरिकली ये बात समझने की भी जरूरत है कि 2 सेफ हेवन होती हैं। मतलब जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो या गोल्ड की तरफ जाते हैं या डॉलर की तरफ जाते हैं। लेकिन इस बार मैं बार बार ये बात हम कर रहा हूं कि इस बार जो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर यूएस जो है वो खुद भी शामिल है। आज से पहले इवन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लिहाजा डॉलर की स्ट्रेंथ कायम थी। अगर आप डॉलर का इंडेक्स देखें वो भी इस वक्त अपने डेकेड्स लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो लोगों ने कहा कि यार सिल्वर गोल्ड तो ठीक है बट डॉलर की तरफ नहीं अब हम जा सकते, तो लिहाजा सिल्वर भी आ गया बीच में, मेटल्स आगे निकल गए। नाउ अब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने की वजह खाली जियोपॉलिटिक्स नहीं है। अब ये शॉर्ट टर्म से हम अगर मीडियम या लॉन्ग रन की बात करें तो इसके अंदर मेन जो रीजन नजर आती है, ये जो दुनिया में सेंट्रल बैंक इस वक्त आगे हैं, वो इस वजह से है कि ओवरऑल जो यूएस इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा थोड़ा इरोड हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब आप कहें कि यार यूएस की इकोनॉमी तो अभी भी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आई नो ऐसा ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस की इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी, बट उसके जो स्टेटिस्टिक्स पढ़े, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल, बट जो लॉन्ग टर्म उसकी लॉन्जिविटी के इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े थोड़े इरोड हो रही हैं। लिहाजा अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना डॉलर का एक्सपोजर कम करके गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व्स थे वो 66 या 67% आज से 10 साल 12 साल पहले डॉलर के अंदर हुआ करते थे। अब वो जो रेशियो है डॉलर की वो 57 या 56% रह गई है। राइट, तो दिस आल्सो फिर ये जो डॉलर के रिजर्व्स की भी बात की जाती है, जैसे हम अपने पाकिस्तान की भी बात करें तो हम डॉलर के अंदर ही अपने रिजर्व्स को गिनते हैं कि हमारे इतने बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या हमें ये जो हमारी डिपेंडेंस है दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया को अपनी डिपेंडेंस क्या डॉलर के ऊपर कम करनी पड़ेगी मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए, और इसीलिए ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो सोना जमा कर रही हैं, और क्या हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं? जी, बिल्कुल। डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और क्या हम सोना जमा कर रहे हैं, और क्या हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और क्या हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और क्या हम सोना जमा कर रहे हैं, और क्या हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं? आई नो दिस टर्म इज वेरी फेमस, ये डीडॉलराइजेशन थोड़ी सेंसेशनल भी क्रिएट करती है ये टर्म, बट हमारे लाइफ उसके अंदर ये नहीं होने वाला। हाँ, जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये जो कुछ साल हैं, खासतौर पे कोविड-19 2022 के बाद के जो साल हैं, मैं कहूंगा कि ये वो पहले चैप्टर्स बनेंगे कि डीडॉलराइजेशन शुरू कब हुई थी, वो अब से हुई थी। बट चूंकि यूएस के डॉलर के जो इंटीग्रेशन है दुनिया की इकोनॉमी में, जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग भी डॉलर इकट्ठे करते हैं, हम डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं, तो उसकी इतनी ज्यादा है कि वो कम होते होते भी काफी टाइम लग जाएगा। बट मेरा पॉइंट ये था कि 2 रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है बट एक वाइडर एक इशू भी है जो कि यूएस इकोनॉमी को लेकर है, यूएस की पोजीशन को लेकर। तो फिर उसामा, जो यूएस इकोनॉमी आपने कहा कि वो थोड़ी बहुत वहां पर तब्दीली आ रही है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस को हम देखें तो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा तब्दीली पिछले कुछ दिनों में ही आ गई और जंप करता जा रहा है सोना। तो ये कहां पर जाकर रुकेगी कीमत? हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये मजीद बढ़ेगी या यहीं पर रुक जाएगी, या कहां तक जाकर रुकेगी?
देखिए अगर आप हिस्टोरिकली देखें, आज से पहले 1980 के अंदर गोल्ड प्राइसेस कोई 60 टू 65% गिरे थे अपनी पीक से, विच इज़ अ लॉट एक्चुअली। ठीक है, यूएस के अंदर एक इन्फ्लेशन की वजह से कुछ टैरिफ्स लगे थे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे और गोल्ड प्राइसेस फॉल किए थे, बट उसके बाद से लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड की प्राइस ऊपर ही रही है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी थोड़ी करेक्शन बीच में शायद आ जाए। कल भी आई थी, कुछ वीक पहले भी आई थी। 1 ट्रिलियन 700 बिलियन डॉलर, या फिगर सुन रहे होंगे कि मार्केट क्रैश किया। ये क्रैश का लफ्ज इसके लिए यूज करना ठीक नहीं। 15 से 20% मार्केट नीचे जाए तो तब हम कह सकते हैं कि क्रैश की है मार्केट। बट आई थिंक जो ईरान के अंदर सिचुएशन है, जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, गोल्ड का जो फ्यूचर है एटलीस्ट दिस ईयर वो $6,000 तक, अनफॉर्चुनेटली जिनके पास अभी जो लेना चाहते हैं या जिनके पास है उनके लिए फॉर्चुनेटली $6,000 तक ये जा सकता है। हाँ, अगर हम देखें कि एकदम से जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो एकदम से अपना ईरान का स्टांस पे बैकवर्ड आ जाए, जैसे वो ग्रीनलैंड के स्टांस पे आए थे, तो वी विल सी कि गोल्ड की जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा नीचे गिरेंगी। बट क्या वो क्रैश कर जाएंगी? ऐसा नहीं है। जो लॉन्ग टर्म रीजन मैंने बताई थी उसकी वजह से गोल्ड जो है इन द फ्यूचर 2-3 साल ऊपर ही नजर आता है। हाउ टू बी इन सेफ स्पेस या सेफ जोन, इंडिविजुअली भी और कंट्री के लेवल के ऊपर भी क्या किया जाना चाहिए? व्हाट इज द राइट कोर्स राइट नाउ इस सिचुएशन को देखते हुए? मुल्क की सतह पर भी बता दीजिए, एंड देन इंडिविजुअली अगर मैं अपने आप को महफूज करना चाहती हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे, एंड देन आई वांट कि खुदा ना खास्ता कल को ऐसी सिचुएशन होती है तो मुझे महफूज होना चाहिए, पता चले मेरे पैसे जो है ना वो बिल्कुल ही वैल्यूलेस ना हो जाए, क्या करना चाहिए मुझे? जी, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज़ ये थे, अकाउंट में जो पैसे हैं आपके वो तो वैल्यूलेस डेप्रिशिएट जिसे बोलते हैं वो तो होंगे ही। पाकिस्तानी करेंसी अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से डेप्रिशिएट कर रही है। तो वही जो पुराने ज़माने से एक है मशहूर ईडीएम कि आप डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखें पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट, और इस पे कभी हम बात कर सकते हैं, बड़ी कमी है इसकी। हम लोग जो गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं उसके ऊपर जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये किताबों में या नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर या इंस्टाग्राम की रील्स में होता है, या बहुत ही कभी कभार जिंदगी में देखा जाता है। हर चीज लॉन्ग टर्म होती है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल करें। छोटी मोटी डिप्स को, इसको बोलते हैं नॉइज वर्सेस सिग्नल। तो ये नॉइज होती है जो डिप्स आ रही हैं, इसको ना ध्यान दें, सिग्नल के ऊपर जाएं। साथ ही साथ सिल्वर में इन्वेस्ट करें। कॉपर एक बढ़ती हुई धात है, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। कुछ हिस्सा अपना एक सेफ इन्वेस्टमेंट जिसे ट्रेजरी बिल्स कहते हैं गवर्नमेंट के, या बॉन्ड्स कहते हैं, उसके अंदर रखें। कुछ हिस्सा, ये मैं सब इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रहा हूँ, आपके मेरे यंगस्टर्स के लिए, कुछ हिस्सा हर मंथ आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर रखें। कुछ हिस्सा आप इंडेक्स ट्रैकर फंड्स होते हैं उसके अंदर रखें। तो ये जब आप एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं, और ये आपका पोर्टफोलियो आपकी पूरी इनकम का 20 से 25% होना चाहिए, तो फिर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर आप बेनिफिट में ही रहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि यार स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ गोल्ड की बात करूं, जितनी तेजी के साथ इस वक्त उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, तकरीबन 6.25 लाख तक पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, तो लग ऐसा रहा है कि थोड़ी सी करेक्शन भी आ सकती है। तो इज इट द राइट टाइम कि एक इंडिविजुअल उसके अंदर इन्वेस्ट कर ले, थोड़ी सी कीमत ऊपर जाए, वो खुश हो जाए, एंड देन एकदम से डिप आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है या इसके चांसेस हैं? देखें उस इंडिविजुअल के टाइम फ्रेम क्या है। मैं अगर वही बात है कि वो कहता है कि मैं यार अभी गोल्ड लूं और 2-3 महीने में मैं अमीर हो जाऊं या बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, तो मैं कहूंगा नहीं, ये अप्रोच ही ठीक नहीं है। हाँ, अगर वो इंडिविजुअल कहता है कि मैं अपनी कुछ सेविंग्स गोल्ड के अंदर पार्क करना चाहता हूं या चाहती हूं, या सिल्वर में पार्क करना चाहता हूं, तो फिर ये बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहेंगे कि यार डिप आ जाएगी तो मेरा कोई नर्वस हो जाऊंगा या मैं बेच दूंगा, तो फिर देन दिस इज नॉट फॉर यू। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज बाय इटसेल्फ फॉर द लॉन्ग टर्म। हम ये समझते नहीं है, इधर वो इंस्पायर हो चुके हैं ना मूवीज से, बॉलीवुड हॉलीवुड की, कि एकदम से कुछ होगा और हम लोग बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ठीक टाइम है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक टाइम ही होता है। उसामा, कभी कभी हो भी जाता है, लोग कहते हैं कि चलो हम भी, आई विश के ना इस किसी एक लकी पर्सन के अंदर शामिल हो या लकी लोगों में शामिल हो। ओके, अब ये बता दीजिए पाकिस्तान में जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं उनकी सिचुएशन क्या है, और आर वी इन सेफ जोन? देखिए पाकिस्तान, जब दुनिया के आप अभी टॉप सेंट्रल बैंक्स को देखें जो गोल्ड बाय कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान मुझे कहीं नजर नहीं आया, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। पोलैंड है, चाइना है, रशिया है और कंट्रीज हैं।
पाकिस्तान अगर गोल्ड बाय कर भी ले, और ये आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसका दूसरा पार्ट अभी रह गया आंसर करना, कि पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके अंदर। हम हमेशा से ये भी देखते हैं, एक मिसकंसेप्शन सी है कि हम किसी एक चीज के ऊपर ना काफी ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात चली थी, तो क्या प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान को बचा लेगी? आईएमएफ रिफॉर्म्स की बात चली थी, क्या आईएमएफ के रिफॉर्म्स पाकिस्तान को बचा लेंगे? अब गोल्ड की बात है, क्या गोल्ड ज्यादा आ जाएगा तो पाकिस्तान की बात? ऐसा नहीं है। इकोनॉमी एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है और इसके काफी मूविंग पार्ट्स होते हैं। आपको कई चीजें इकट्ठे इन पैरेलल सही तरीके से करनी पड़ती हैं, तो आप सेफ जोन में आते हैं। अगर हम ज्यादा गोल्ड ले भी लें तो हमारा उसका इंपोर्ट के ऊपर क्या फायदा होगा? हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो तो उतनी रहेगी एनर्जी के ऊपर। हमारी प्रोडक्टिविटी पे क्या फायदा होगा? हमारे इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं उन पे क्या फायदा होगा? राइट। सो आई वुड से कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है सेफ जोन में आने के लिए आपका क्वेश्चन था, उसके लिए हमें ना एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। उसमें जरूर हमें गोल्ड के रिजर्व्स इकट्ठे करने चाहिए, सिल्वर के रिजर्व्स इकट्ठे करने चाहिए, बट डॉलर के रिजर्व्स भी इकट्ठे करने चाहिए। अच्छा। ये याद रखना चाहिए, अभी भी 80-85% बिजनेस डॉलर के अंदर होता है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उस पर आपने बात की, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हम कहां पर स्टैंड करते हैं अगर इंडिया के साथ हम कहीं ना कहीं कंपेयर करें गोल्ड रिजर्व्स में? India definitely would be in the top 10 or 15 and Pakistan is not. I'm not sure, मुझे exact ranking इस वक्त पाकिस्तान की नहीं पता, but definitely we will not be in the top 20 or something. इंडिया का तो जो गोल्ड की डिमांड होती है इंडियन वेडिंग सीजन के अंदर, वो तो पूरी दुनिया के अंदर एक इंडिकेटर होता है। और अभी जो रिसेंट न्यूज आई है उसमें कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो भी डिमांड थोड़ी कम होगी, ज्वेलरी की डिमांड। तो लिहाजा वंस अगेन करेक्शन इसकी बात है, बट इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइज जो इकोनॉमी का है वो बहुत ज्यादा फर्क है, तो उनकी वॉल्यूम्स हर चीज के अंदर हमसे काफी ज्यादा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच Thank you. बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को, सारा मंजरनामा हमारे सामने खींचा है। अच्छा, पाकिस्तान में जनाब अब सवाल ये है कि गोल्ड प्राइसेस जो है ना उनका तयन किस तरह से किया जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड देन किन किन फैक्टर्स को देखा जाता है, ये जवाब हम जानते हैं सायरा इसरार से, जो कि डेप्यूटी हेड ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिशन लॉ है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। उनसे बात की है जनाब रेहान अहमद ने और एक रिपोर्ट बनाई, वो आपको दिखाते हैं। सोने की आलमी कीमत में हालिया दिनों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह सिर्फ आलमी मार्केट नहीं, माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में रुपए की कदर में कमी, महंगाई में इजाफा और मुआशी बेयकीनी भी सोने की कीमत पर बराह रास्त असर डालती हैं। पाकिस्तान में सोने की कीमत डिटरमिन होती है बेस्ड ऑन दी प्राइसेस अनाउंस्ड बाय दी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, व्हिच इज़ एन इंटरनेशनल एसोसिएशन। वो वाली प्राइसेस अडॉप्ट होती हैं पाकिस्तान में, और उसके साथ लोकल मार्केट डायनामिक्स ऐड होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, लोकल इंटरेस्ट रेट्स, लोकल डिमांड सप्लाई, और हमारा जो लोकल ट्रेड डायनामिक्स है। मिसाल के तौर पर $1000 है एक तोले की कीमत, लेकिन वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में आके क्योंकि हमारा रुपये ख़राब हो गया पिछले एक साल में, तो शायद जनवरी और दिसंबर के बीच में सब इंटरनेशनल प्राइस सेम है, मगर जो लोकल प्राइस है वो बढ़ गई है, रुपये नीचे आ गया है तो कीमत बढ़ गई है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। सायरा इसरार के मुताबिक मुल्क में डिमांड एंड सप्लाई का तवाजुन बिगड़ना और सोने की बरामदात पर पाबंदी जैसे अवामिल भी कीमतों में इजाफे या कमी का सबब बनते हैं। डोमेस्टिक गोल्ड है वो बाहर नहीं जा रहा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और इंपोर्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, तो वो डिटर्मिन करता है आपके वो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। माहिरीन ये भी बताते हैं कि सोना खरीदते वक्त चंद अहम बातों का ख्याल रखकर नुकसान से बचा जा सकता है। जिस दुकानदार से आप ख़रीदने जाते हैं तो उनको कहें कि एक तो नंबर 1, जो सोने किस क्रेट का सोना आप ले रहे हैं, 21 है, 22 है, 19 है, 18 है, 24 है, जिस भी क्रेट का, उनको कहें कि वो रसीद पर आपको लिख कर दें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उनका वो जो रसीद है वो उनके लेटर हेड पे होना चाहिए। उनसे पूछे कि आप किस परसेंटेज के हिसाब से 1 तोला या 1 ग्राम के हिसाब से बाय वेट आप हमसे कटौती कर रहे हैं, तो वो परसेंटेज आप उसके ऊपर लिखवाएं। ये एक बेहतरीन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी कि आप बुलियन ख़रीदें। बुलियन किसको बोलते हैं? वो जो छोटा सा आपने देखा होगा एक बिस्किट की शक्ल में एक गोल्ड मिलता है, आप किसी भी रजिस्टर्ड बुलियन ट्रेडर से लेंगे, वो बुलियन ट्रेडर रजिस्टर होना चाहिए है विद PMEX रजिस्टर होना चाहिए, और साथ में FBR के साथ भी रजिस्टर होना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अगर सोने की कीमतों के तयन के लिए रेगुलेटरी सिस्टम को मौसर बनाया जाए तो कीमतों में इस्तेहकाम लाना मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान में इसका कोई लॉ नहीं है कि वो डिटर्मिन कर सके कि वो तोला, वो जो सोना था वो किस क्वालिटी का था,
ठीक है, और वो कहीं पे भी, क्योंकि उसके ऊपर पीछे कोडिंग भी नहीं हुई भी होती। ये रिसर्च रिपोर्ट प्रपोज करता है कि एक सेंट्रलाइज्ड पाकिस्तान गोल्ड एंड जेम्स अथॉरिटी होना चाहिए जो कि फेडरल लेवल पे हो, प्राइसेस के मैकेनिज़्म को रेगुलेट करे, क्वालिटी के मैकेनिज़्म को इन्फोर्स करे, एसेइंग एंड हॉल मार्किंग स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। माहिरीन का कहना है कि सोना हमेशा से एक महफूज सरमायाकारी समझा जाता है, लेकिन बदलती मौशी सूरत हाल में मोहतात फैसला ही बेहतर साबित हो सकता है। तो सीख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से सोना लेना है, और इस वक्त दुनिया में हमें नजर आ रहा है कि लोग क्रिप्टो, एआई, डिजिटल करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो बेसिकली डिसाइड करती हैं कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी, वो सोने की तरफ जा रही हैं। तो आपने जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है सोच समझ के करना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से साबित किया है कि वो होम ग्राउंड पर किसी भी बड़ी टीम के लिए खतरा बन सकती है या उसको हराने की ताकत रखती है। मुकाबला था पाकिस्तान का कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के साथ पाकिस्तान 7 से 8 साल के बाद कोई मैच जीता है। 2018 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीता था, और अब इस टाइम पीरियड के बाद पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, जो एक बड़ी फतह करार दी जा रही है। 22 रन से पाकिस्तान ने बड़ा मुझे मजा आता है जब इंथुजियाज्म, हम किसी भी टीम को अगर हरा देना तो इंथुजियास्टिक जो क्रिकेट लवर्स हैं ना वो कहते हैं देखें जी हम हरा सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं पहले भी ऑप्टिमिस्टिक थी, आपको याद है पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बात की। मुझे डर ये लगता है कि इतना ज्यादा खुश कर देती है हमारी टीम, अगले मैच में जाके ना हमें वो गिराती है ना ऊपर से। अच्छी बात कर लें आयशा, चले बहुत अच्छी बात है, स्टेबिलिटी भी लेकर आए अपने अंदर, मैं सिर्फ ये कहूंगी। अच्छा जी, ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हराया और इस सीरीज के अंदर 1-0 की बढ़तरी जनाब हासिल कर लिया। एंड T20 वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज के अंदर अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन आपके पॉइंट्स भी इससे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कप्तान सलमान आगा जो हैं उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था और कौमी टीम ने 168 रन भी स्कोर किए हैं। अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत बात की जा रही है कि ही इज़ कमिंग बैक अपनी फॉर्म में, आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ा सा स्लो है लेकिन वापस आ रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, एंड देन उनके 2 विकेट भी उन्होंने ली थी, तो इट वाज लवली। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तो पाकिस्तान इतने अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया से जीता है, पूरी कौम ही इस पर खुश है, आप भी यकीनन हमारी तरह खुशी होंगे। क्या फैक्टर्स हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इस जीत में अहम रोल प्ले किया? अच्छा, खुश हैं या मोहतात खुश हैं ये भी बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आयशा और अनम। देखें, पाकिस्तान की टीम जब भी जीते, चाहे खेल के मैदान में या किसी और मुहासबे, एज ए पाकिस्तानी आपको खुशी तो होती है। ठीक है, छोटी मोटी कोताहियां थी, या अभी टीम जो है वो चूंकि फाइनल शेप दी जा रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अच्छी जीत थी। हालांकि लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की फुल टीम नहीं थी। भाई, हमने तो उनको नहीं कहा कि आप फुल टीम ना लेकर आए, वो जो भी टीम लेकर आए, जो भी उनके प्लेयर्स अवेलेबल थे, हमने उनको हराया। और देखें आयशा और अनम, हम एक चीज मिस कर रहे हैं कि आज वो दिन है, आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने 2 हमें डेडलाइंस दी थी कि T20 वर्ल्ड कप हम खेलेंगे तो उसका फैसला या जुमे को होगा, अब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, या पीर का दिन। मेरी जो इत्तलात है, जो मैंने सुना है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने पीर के दिन लाहौर से कोलंबो के लिए फ्लाई करना है। तो आई होप कि बहुत सारी क्या साराइयां हैं। अभी तक हमें नहीं पता कि हमारी टीम जो बांग्लादेश के साथ वाकया हुआ उसके बाद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मेरी जो इत्तलात है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। ठीक है, ओके। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच तो देखें 15 फरवरी को है। परसों इतवार वाले दिन पाकिस्तान और भारत की अंडर 19 टीमों के दरमियान भी एक मैच हो रहा है। तो मैं एज ए ऑन ए लाइटर मूड ये बात भी कह रहा हूं कि चले हम 15 तारीख के मैच का बॉयकॉट नहीं करते, तो ये इतवार वाले मैच में हम कुछ करके देख लें। ये हमें, आपको लगता है बॉयकॉट करना चाहिए अंडर 19 टीम, पाकिस्तान की अंडर 19 के लिए बॉयकॉट करना चाहिए? अगर पीसीबी सोचता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें इजाजत देती है कि आप
कोई अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, तो मेरा ख्याल प्रोटेस्ट बड़े टूर्नामेंट के बजाय अंडर 19 वर्ल्ड कप में हम रिकॉर्ड करा सकते हैं। फिर लोग कहते हैं कि चले आज जुमे का दिन है, अगर आज अनाउंस नहीं हुआ तो फिर ये पीर का दिन क्यों रखा है? ये अब ये मेरी अपनी सोच है, मेरे पास इस बारे में कंफर्म इतला नहीं है कि संडे को चूंकि ये 3 मैचों की सीरीज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है फिर मंडे का इंतजार कर रहे हो। मंडे को वैसे भी एज पर शेड्यूल पाकिस्तान टीम ने फ्लाई करना है। अब पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो पहला मैच पाकिस्तान ने खेल लिया है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, खासतौर पर साइम अयूब की हम बात करें, उन्होंने रन्स भी दिए हैं, रन्स भी स्कोर किए हैं और साथ साथ 2 विकेट्स भी ली हैं। उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा एनालाइज किया जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है जिस तरह की वो बैटिंग करें, जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस रखें हम पूरी टीम से और खासतौर पर साइम अयूब से? देखिए, साइम अयूब पहले भी परफॉर्मेंस देते रहे, लेकिन कल बहुत जबरदस्त खेले कि पहली गेंद पर साहबजादा फरहान आउट हो गए, उसके बाद साइम अयूब और सलमान अली आगा उन्होंने 74 रन का स्टैंड दिया। साइम अयूब ने 40 रन बनाए, 2 विकेटें ली और उसके बाद 1 कैच भी लिया। लेकिन साइम अयूब ने जो परफॉर्मेंस दी वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। लेकिन अभी भी एक जो डिबेट चल रही है बहुत दिनों से, उस डिबेट की तरफ अभी तक जाहिर रात को मैच खत्म हुआ कि बाबर आजम ने हालांकि शायद 24 रन बनाए, लेकिन वो एक बाबर आजम जिसको किंग बाबर कहते थे, वो कॉन्फिडेंस उनकी बैटिंग में हमें जगह भी नजर तो नहीं आ चेंज रहा। हुई ना, उनकी प्लेसमेंट भी तो, वो 1 डाउन नहीं आए, फिर चौथे नंबर पे उनको खिलाया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर उनकी जगह अगर आहिस्ता आहिस्ता उनको नीचे खिलाते रहेंगे तो फिर उनकी जगह कहाँ बनेगी टीम में? एक बार उनके नीचे आने से भी मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। मिडिल ऑर्डर तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, बिल्कुल बाबर आजम का परफॉर्म करना मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल बाबर आजम अपने कैरियर का 7वां T20 इंटरनेशनल खेल रहे थे और ये उनके कैरियर में दूसरा मौका था जब वो चौथे नंबर पर खेलने आए। वरना बाबर आजम का जो पूरा T20 कैरियर है, या तो वो ओपनर खेलते या हैं 1 डाउन है, या पिछले दिन वो 1 डाउन पर खेलते हैं। आई एम सॉरी टू कट यू हियर, बट टाइम हमारे पास बहुत कम है और मैंने एक कमेंट आपसे लाजमी लेना है बाबर की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये आपने खुद ही वैसे बात कर दी, BBL से वो वापस आए हैं उसको बीच में छोड़कर, वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं रही है। आपको क्या वजह नजर आ रही है कि वो कोई इंटरनेशनल लीग हो उसके अंदर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन उनका वापस आना जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था? पहले कहा जा रहा था कि वो BBL मुकम्मल करके ही वापस आएंगे, बीच में छोड़कर वापस आ जाना, इसकी रीजन क्या है? देखिए, जाहिर है एक मैच रह गया था और बाबर आजम वहां 11 मैचों में 202 रन बना सके। तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ऐसा है कि वो हार जीत से घबराते नहीं है। उनके लिए अगर कोई अच्छा है तो वो उसको अच्छा कहते हैं, हमारे तरह डिप्लोमेटिक नहीं है कि बुरे को भी अच्छा कह रहे हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी अब T20 वर्ल्ड कप के बाद खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या वो T20 फॉर्मेट में फिट हो रहे हैं या नहीं। बाबर आजम की क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन लग ऐसे रहा है कि T20 की जो डिमांड है आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में, उस पेस के साथ बाबर आजम उस तेजी के साथ खेल नहीं पा रहे हैं। अब चौथे नंबर पर ठीक है, बिल्कुल, या तो उनको तेज खेलना पड़ेगा या उनको तेज खेलना पड़ेगा, या फिर इस फॉर्मेट से उनकी जो जगह है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई नजर आ रही है, उनको खुद ही इस फॉर्मेट से साइड पर हो जाना चाहिए अगले कुछ अरसे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और कल के मैच पर अपना तबसरा और तजिया पेश कर रहे थे। अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। लाहौर में मां बेटी के नाले में गिरकर जाँ बहक होने का ये वाक़या जो पेश आया था, अब उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उनकी जानिब से भाटी गेट को कत्ल करार दिया गया है। ये जो वाक़या है इसको कत्ल का वाक़या करार दिया गया है और 2 अफसरान हैं उनको भी नौकरी से निकालने का उनकी जानिब से हुक्म दिया गया और ये कहा है उन्होंने कि इन दोनों को नौकरी ही नहीं मिलनी चाहिए थी, मुतासरा फैमिली को ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए भी दिलवाए जाएंगे। अच्छा, पहले तो इस मामले को कोई और रंग देने की कोशिश की गई कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर उन्हीं के जो खातून जो इस नाले में गिरी हैं उन्हीं के शौहर को उठा के थाने ले जाया गया या उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन
लेकिन फिर वाकई इसके बाद मरियम नवाज बैठी हैं और उन्होंने आला अफसरान को अपने साथ मीटिंग में बिठाया और उनकी काफ़ी सरजनिश की है। कमिश्नर लाहौर MD वासा DGLDA को भी सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी CM साहिबा की तरफ से कहा गया। पंजाब भर में मैन होल्स को कवर करने का उन्होंने हुक्म भी दिया है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को मैं घर जाके कल भी पूरा दिन सोचती रही, आज ऑफिस आते हुए भी सोच रही थी कि जस्ट इमेजिन आप सुबह उठे हैं और आपने ये सोचा कि मुझे घूमने के लिए एक बड़े शहर जाना है, और जब आप एक बड़े शहर में पहुंचते हैं तो आपका कदम भी ज़मीन पर नहीं लग पाता और आप जो है ना सीधा एक गटर के अंदर चले जाते हैं, एक सीवरेज पाइपलाइन के अंदर चले जाते हैं। ना सिर्फ आपके 10 माह का बच्चा जो है ना वो भी आपके साथ जान की बाजी हार जाता है। मरियम नवाज साहिबा ने इस सारे मामले पर कहा क्या है, ज़रा सुनते हैं। ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस में, उससे हमारा क्या लेना देना है? वो आपके पास ताल्लुकात खराब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने की शिकायत लेके आए थे। हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई। एक तो वो औरत गिर गई, पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती, वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं। और उसके बाद उसके हस्बैंड को पकड़ के थाने ले गए, बजाय इसके कि उसके हस्बैंड के सर पे हाथ रखते कि अलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम ढूंढते हैं उसको पकड़ के थाने ले गए और कह दिया कि उसके आपस के ताल्लुकात खराब। वहां पे रोशनी नहीं है, वहां पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पड़ेगा खड़ा होके कि वहां पर काम हो रहा है, और पहले खड़ा होके पड़ेगा, अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पड़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है जाहिद हुसैन, और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें। असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल और अहमद नवाज, इन चारों को अरेस्ट करें। उनको 1 करोड़ रुपया हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, गाड़ी आप उनको आप लेके दें। अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। अफसरान की सरजनिश की है और बड़े गुस्से में भी हमें नज़र आई हैं, और बजा भी है उनका गुस्सा क्योंकि जाने गई हैं। और हमें ये नज़र आया है कि किस तरह से मरियम साहिबा जो है ना वो तमाम अफसरान जो बैठे हुए थे, आई होप इट इज़ नॉट फॉर द शो, इट इज़ रियली हैपनिंग कि जिनको गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है उनको गिरफ्तार भी किया जाए, क्योंकि अक्सर होता ये है और हम ये करते आए हैं। हमें नज़र आता है कि जब भी कोई इस तरह की ट्रेजेडी, कोई सानेहा हो जाता है तो फौरी तौर पर कमेटी भी बना दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन का ऐलान भी होता है, OSG बना दिया जाता है अफसरों को, और उसके बाद मामला जो है ना वो रफा दफा। बिल्कुल, इस मीटिंग में DC साहब भी मौजूद थे और असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, तो उनकी भी सरजरिश उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता नहीं चला इस वाक़े का। और इससे पहले मरियम नवाज साहिबा के इंटरव्यू में ये बात भी कह चुकी हैं कि वो रात को सोने से पहले देखती हैं कि कोई इस तरह का वाक़या ना हो जाए, कोई गटर का ढक्कन ऐसा ना हो जहाँ पर ना हो लगा हुआ। अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला ये भी किया गया था कि जो गटरों के ढक्कन हैं उन पर लोगो लगाया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट का, ताकि अगर कोई चोरी करके उसको बेचने की कोशिश करता है तो चोरी करने वालों को और जहां पर बेचा जा रहा है उनको पकड़ा जा सके, ताकि इस मामले को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। अब देखते हैं कि इस मामले को किस तरफ ले जाया जाता है और किस तरह से इसको हल करने की कोशिश की जाती है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। अब अफसरान की दौड़ें तो लगी हैं, फुर्तियां तो हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा मामला कल मिस हैंडल हो गया था, जिसकी वजह से CM साहिबा ज़्यादा गुस्से में नजर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया था, जान चली गई थी। और कल भी जब हम इस सानहे को कवर कर रहे थे, वक्त हमारे पास कम था तो हम बात नहीं कर पाए। उमैर हमारे जो नुमाइंदे थे कि वहाँ पर लाइट्स मौजूद नहीं थी, डेफिनेटली, क्योंकि वो एक एरिया, एक खुला मैन होल या सीवरेज पाइपलाइन थी है, और वो खातून जब आकर नीचे उतरी है रिक्शे से तो उनके पैर ही ज़मीन पर नहीं लगे, वो उस समय बच्चे समेत जो है ना उसके अंदर चली गई। अगर वहाँ पर रोशनी होती, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई होती तो ये वाला सानहा नहीं होता। तो ये मिस मैनेजमेंट जो है किसी एक इदारे की तरफ से नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे अफसरान और काफ़ी सारे इदारों की तरफ से है। लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद क्या किया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से। अभी तो मरियम साहिबा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार कर लिया जाए उन तमाम लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिबल थे। इस अफसरदा दिल के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि आपको मज़ीद बाकी मामलात के ऊपर भी अपडेट करते रहें। वक्त हमारे पास कम होता है तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 घंटों के अंदर हम चीज़ों को कवर करें। मौसम के बारे में हमें आपको बताना है। मुजफ्फराबाद, शांगला, नारान, कागान समेत मुख्तलिफ इलाकों में ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बर्फ़बारी हो सकती है। इस्लामाबाद, कोयटा, मरी समेत पंजाब और बलूचिस्तान
पाकिस्तान में बारिश होगी, महकमा मौसमियात ये बता रहा है, और 3 फरवरी तक बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की गई है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो वहाँ पर ये वार्निंग जारी कर दी गई है कि लोगों को बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। बिल्कुल, अब जिस तरह आप शुरू में भी बात करी थी कि दोबारा से मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, सर्दी उस तरह से नहीं रही है, तो अब ये खबर जो है ना वो आपको बता रही है कि एक और स्पेल जो है वो हो सकता है, बारिशों का भी और फिर बर्फबारी का भी। वंस अगेन आपने एहतियात करनी है, इस मौसम में ट्रैवल भी करना है तो एहतियात करनी, घर में भी रहना है तो एहतियात करनी है, क्योंकि सीजनल जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा सर उठा लेती हैं इस तरह के मौसम में। अच्छा जी, हमें आगे गुड न्यूज़ हमें देनी है अपने नाज़रीन को, गुड न्यूज़ दे देते हैं। वो ये हम सब जानते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के आजकल जो हमें नज़र आ रहे हैं राब्ते बहुत अच्छे हुए हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं, हमारे कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज भी हो रहे हैं, और अब हमारे जो फ़िज़ाई सफ़र है या जो हमारे नेशनल कैरियर्स हैं उनके एक्सचेंजेस भी हमें नज़र आएंगे, क्योंकि फ़िज़ाई राब्ते 14 साल के बाद बहाल हो चुकी हैं। ढाका से परवाज़ 150 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची है। हुक्काम ने शानदार इस्तकबाल किया है, एयरपोर्ट पर उनको डेफिनेटली खुशामदीद कहा गया, और परवाज़ को वाटर सल्यूट भी, यानी कि वाटर कैनन के जरिए सल्यूट भी पेश किया। अल्लाह करे ये प्यार मोहब्बतें बरकरार रहे हमेशा, इनको किसी की नज़र ना लगे। कराची और ढाका के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी, ये भी फैसला किया गया है, ये ऐलान भी कर दिया गया है। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस वक्त ताल्लुकात है। किसी की आंखों में खटक बांग्लादेश मेरे ख्याल से जा सकता है, हमारे तो ब्रांड्स भी वहाँ पर खुल गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक ब्रांड की आउटलेट वहाँ पर ओपन हुई है। हमारे जो पर्सनल ब्रांड वाले लोग हैं ना, हमारे सेलिब्रिटीज, वो भी वहाँ पर जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली वी आर वेटिंग कि बांग्लादेश से आतिफ असलम का कॉन्सर्ट जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और उनको इस्तकबाल भी किया जाएगा। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। तो ये मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 1971 के अंदर हम जुदा हो गए थे, मुल्क टूट गया था। अब लग ऐसा रहा है कि ताल्लुकात एक मरतबा फिर से बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे, और इसका हम खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनको खुशामदीद भी कहते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही स्पेशल स्टार से। साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पड़ोसी मुल्क भारत से तस्दीक शुदा जो केसेस सामने आ रहे हैं निपा वायरस के फैलाव, उस वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मजीद फैल सकता है और दीगर ममालिक में भी जा सकता है, और इसकी पेश नज़र पाकिस्तान समेत कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर एहतियाती इकदाम जो हैं वो अब सख्त कर दिए गए हैं। इस मुहलिक वायरस से जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है और इसकी शरह अमवात वो काफ़ी ज़्यादा है, 40 से 75% तक हो सकती है। ये वायरस आलूदा फल या फिर कच्चा खजूर का रस या फिर मुतासरा जानवरों से राब्ते के जरिए भी फैल सकता है। तो इन्फेक्शन के 4 से 21 दिन के बाद इसमें बुखार होता है, सर दर्द होता है, जिस्मानी दर्द होता है, या फिर सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात इसमें हो सकती हैं। आपने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर। हाँ, मैं तो नाम सुन के थोड़ा सा ट्रॉमा में चली गई थी कि अभी हम कोरोना से मुकम्मल तौर पर निकले नहीं हैं, तो एक और वायरस जो है ना वो हमारे सर के ऊपर सवार हो चुका है। अब ये कितना ज़्यादा इसका खतरा हो सकता है या प्रेवलेंस इसकी कितनी ज़्यादा है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची इंडियस हॉस्पिटल में हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, कितना ख़तरनाक है ये और कितना अलर्ट रहना चाहिए आम लोगों को इस वायरस से? बात यह कि 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ तो WHO ने सोचा कि हमने दुनिया को बहुत देर से इत्तला दे दी, तो फिर उन्होंने निपा, जो कि इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है और पुरानी बीमारी है, काफ़ी सालों से मलेशिया थाईलैंड की तरफ से है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सोचा कि अभी ज़्यादा देर ना हो जाए आवाम को बताने में, तो उन्होंने पहले से दुनिया को ख़बरदार कर लिया। तो इतना कोई ज़्यादा मसला इस वक्त नहीं है, लेकिन इस बीमारी के बारे में हमें आगाही होनी चाहिए, तैयार होना चाहिए कि आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद भी ये बीमारी अगर हमारे अंदर पहुँचे तो उसकी तशख़ीस होनी चाहिए और उसका इलाज, हालांकि ऐसा कोई एंटीवायरल या वैक्सीन इस वक्त नहीं है, लेकिन लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ये क्या बीमारी है, कैसे बनती है, कैसे लगती है। डॉक्टर साहिबा, तो एटलीस्ट चलो इस चीज़ का के लिए तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बट ये क्या नाम बदल के हमारे सामने ये बीमारियां आ रही हैं, अगर ये पुरानी बीमारियां हैं तो? क्योंकि जब भी कोई नई बीमारी आती है, हमने गुजारा हुआ है कोविड का वो वक्त, हमने प्यारों को भी खोया हुआ है और हमने अपने पेरेंट्स को देखा हुआ कितनी ज़्यादा उनकी नाजुक हालतें हो गई थी, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, लेकिन ये क्या उस हद तक ख़तरनाक हो सकता है जिस हद तक कोरोना था, कोविड था?
नहीं, देखो कोरोना तो एक से दूसरे खांसने से, सांस से और Contagious एक ही था। बंद कमरे में बैठने से, सांस लेने से, जिसके स्प्यूटम या बलगम के अंदर कोरोना वायरस है तो उनसे लगता है। ये बीमारी बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारी बीमारियां, बेशतर इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हमारे पब्लिक हेल्थ में होते हैं वो जानवरों के जरिए इंसान तक मुंतकिल होती हैं। निपा बीमारी भी एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, यानी कि जानवर से इंसान तक लगती कौन है। से जानवरों से ये लगता है, थोड़ा सा बता दें अगर आप। हाँ जी जी, तो ये मलेशिया में शुरू हुआ और फिर सिंगापुर में और वहाँ पर और ममालिक में, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि जिनको बीमारी लगी वो सुअरों के साथ उनका ब्रीडिंग होती थी, तो वो फार्मर्स थे, उनको वहाँ से लगा। ठीक है। तो ये जर्म, ये वायरस सुअर में भी होता है और फ्रूट बैट में भी। अब फ्रूट बैट छोटा सा एक चमगादड़ है, उसका नाम इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, और बिल्कुल छोटा हो सकता है इतना भी, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर चलिए सुअर तो नहीं है, लेकिन ये फ्रूट बैट हैं। और वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं ऊंचे दरख्तों के अंदर, ख़ास तौर पे ये पाम ट्रीज, जो खजूर या कोकोनट, नारियल के दरख्तों में और ऊंचे ऊंचे दरख्तों में रहते हैं। तो ये अगर जो उसका तना का जो जूस होता है, सैप कहते हैं, वो जब जमा करते हैं और गंदे हाथों से या तो हाथ नहीं धोया या उससे कच्चा बगैर प्रोसेस किए हुए उससे पी लेते या मिठाइयों में डालते, तो वो बीमारी फैल सकती है। वो फैल सकता है। अच्छा, थोड़ा सा बता दें तो इसके बारे में एहतियात क्या कर सकते हैं अगर ये फैलने से रोकना है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने खानी है? अब हर बीमारी की एहतियात सफाई है। खाने से पहले हाथ धो लिया करें, और ख़ास तौर पे जो लोग खाना पकाते हैं या प्रोसेस करते हैं या मिठाई बनाते हैं या जो भी, तो हमेशा हाथ साफ होने चाहिए। ये हमने कोविड में भी सीखा, लेकिन कई लोगों ने अपनाया, कई लोग भूल गए। लेकिन ये ज़िंदगी तमाम का एक ये सबक होना चाहिए कि हाथ धोए बगैर मुंह में कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। सफाई, देखिए हमारे यहाँ सफाई चूंकि नहीं है, बहुत सारी बीमारियां, इन्फेक्शियस डिजीज़ की बीमारियां होती हैं। जहाँ पे जिन ममालिक में सफाई सुथराई है, तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां जो हमारे पास हैं वो उनके पास नहीं है। सफाई सबसे ज़्यादा अहम बात है। टेस्टिंग कैपेसिटी है हमारे पास, पाकिस्तान के पास इस वायरस की टेस्टिंग कैपेसिटी है? अब तक तो नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों में जब से ये बात निपा की छिड़ी है, तो NIH ने अपने पास इसके किट्स ले लिए हैं। और अगर कोई भी डॉक्टर रेफर करता है कि हमें ये टेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो वहाँ पे टेस्ट वहाँ पर होगी। जो दिमाग के ब्रेन रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं लंबर पंक्चर के बाद, वो टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होंगे। तो ये इस्लामाबाद के पास इस वक्त सैंपल भेजा जा सकता है। टेस्टिंग इतनी खतरनाक आप बता रही है डॉक्टर साहिबा, ये कोई ब्लड सैंपल नहीं ले रहे। मैंने कहा इसकी टेस्टिंग इतनी खतरनाक किस्म की लग रही है, तो ये वायरस भी बहुत खतरनाक हो सकता है। बेहतर ये है कि एहतियात कर ली जाए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी देखने वाले हैं हाथ साफ रखें। डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें अलर्ट करने के लिए, हमें बनने के लिए कि हमने कौन कौन सी एहतियातें करनी है ताकि इस वायरस का शिकार हम या हमारे घर वाले ना हो जाएं। तमाम देखने वाले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का और अपने आप का भी बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान की मईशत के लिए अगले माली साल का बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वफाकी हुकूमत ने 2026-27 के बजट के कलीदी अहदाफ जो हैं वो भी तय कर लिए हैं, जिसमें GDP में 5.1% का इजाफा और फिर महंगाई जो है वो 6.5% से कम रखना जैसे अहम अहदाफ जो हैं वो शामिल किए गए। लेकिन ये जो बजट है ये सिर्फ आदादोशुमार का खेल हम इसको नहीं कह सकते, बल्कि माहौल दोस्त, तरक्की, क्लाइमेट एक्शन और मजबूत डिजास्टर मैनेजमेंट को मरकजी
हैसियत देने की भी बातें हो रही हैं। इसके अंदर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी कोई गुंजाइश रखी जा रही है कि अगर रिवाइज करना पड़े दरमियान में जाके, क्योंकि माजी में भी हम देखते आए हैं और अभी भी हमने देखा है कि किस तरह से जीडीपी टारगेट्स जो रखे गए थे उनको भी रिवाइज किया गया, दैन इन्फ्लेशन के जो मामला है उनको भी देखा जाता है, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है उसके बारे में भी बात की जा रही होती है। तो वो कितना मार्जिन रखा गया है या कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इस बजट के अंदर मौजूद होगी। वी नो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, लेकिन क्योंकि अहदाफ तय कर लिए हैं गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड उसामा रऊफ, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में जानते हैं। उसामा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो 5.1% का GDP का हदफ रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, यू थिंक अचीवेबल है ये, और इज इट टू एम्बिशियस, क्योंकि पिछले साल जो रखा गया था उसको भी रिवाइज करना पड़ा बाद में आके? जी, अभी इस साल में भी हमने ये देखा है रिवाइज अपवर्ड ही हुआ है, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक टारगेट्स है वो थोड़ा अप टू द मार्क ही चल रहे हैं। हमने LSMI के नंबर भी देखा, फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर में ऑन एवरेज 6% की ग्रोथ है, दैट इज अबव स्टेट बैंक्स एंड अदर ऑफिशियल टारगेट्स, जिसकी वजह से उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का अपने इनिशियल आउटलुक में भी इंक्रीज किया है, जिसके बढ़ा के 3.75 टू 4.75% कर दिया है। दूसरी जो देखने वाली बात होगी, इनिशियल तो हमारा भी स्टैंड है कि 4.1% की ग्रोथ होगी, बट नाउ द चेंजेस कि हम रीबेसिंग करने जा रहे हैं, तो जो पहले 15 से 16 की बेस होती थी अब उसको चेंज करके 25 से 26 कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पुरानी रीबेसिंग में काफी सेक्टर ऐसे हैं जिनका वेट रिलेटिवली कम है और उन्होंने काफी इंक्रीज कर दिया है, जिसमें अगर मैं एक सेक्टर का वो करना चाहूँ तो माइंस एंड मिनरल्स वुड बी द वन ऑफ द सेक्टर, जहां थर की अगर हम देखें, थर के लाइव आने के बाद उस कोल की जो लोकल कोल की प्रोडक्शन है वो डबल ट्रिपल हो गई है। जितना पहले हम कोयला लोकली प्रोड्यूस कर रहे थे, थर अकेला उससे डबल कोयला प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि उसका वेट सिग्निफिकेंटली बहुत छोटा है, तो वो ऐसा इकोनॉमी के सही नंबर इनकॉर्पोरेट कर नहीं पाता। तो अब रीबेसिंग जो आएंगे उसकी वजह से नए सेक्टर हैं, रेकोडिक की इंक्लूजन होगी और माइन एंड मिनरल सबसे एक मेजर उसमें चेंज देखा जाएगा, तो इनकी वजह से काफी इकोनॉमिक ग्रोथ वाले उसमें भी ऊपर आएंगे। वैसे भी पिछले सालों में जो हमारी ग्रोथ की रीजन ग्रोथ काफी कम रही, तो उसका कैरिड ऑन इम्पैक्ट भी है, जो कि कंज्यूमर ने चीजें रोकी होती है, इन्फ्लेशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और दूसरी चीजों की वजह से इनका भी इम्पैक्ट कम्युलेटिव आएगा। ठीक है। एक और हदफ, एक और टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, वो महंगाई को 6.5% तक महदूद रखने का हदफ जो है गवर्नमेंट ने रखा है। आपको लगता है ये रियलिस्टिक है और इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अच्छा, हमारे हिसाब से जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है वो बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि हमारा जो इनिशियल अपना स्टांस है कि अगले साल इन्फ्लेशन इससे भी ज्यादा थोड़ी कंटेन रहेगी। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड ऑन एवरेज 4% ऑफ द इन्फ्लेशन फॉर नेक्स्ट ईयर, जिसके पीछे रीजनिंग ये है, इस दफा भी जो 6.5% की महंगाई हुई उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे रीजनिंग ये है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हमें पूरे दरमियान में देखने की वजह मिली, जिसमें इन्फ्लेशन को थोड़ा ऊपर वाली साइड पे रखा। अफगान क्लोजर की वजह से काफी हमारी पेरिशेबल आइटम्स की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि इस बजट के अंदर ये जोर दिया गया है कि ग्रीन टैक्सेस भी लगाए जाएंगे एंड देन माहौल दोस्त सब्सिडीज जो हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है और दुनिया की मईशतें अडेप्ट भी कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में जो सरमायाकार हैं उनके लिए क्या मौके निकल सकते हैं इस तरह के ग्रीन टैक्सेस या माहौल दोस्त सब्सिडीज को देखते हुए? अच्छा, ये लास्ट टाइम जब हमने IMF के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम वो किया था, उसी के अंडर ही इन सब चीजों पे एम्फोसिस किया जा रहा है। कुछ तो एक काफी पाकिस्तान में क्लाइमेट रिलेटेड ज्यादा काम हुआ नहीं है, तो इसकी मार्केट काफी बड़ी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बड़े सेक्टर्स को काफी फायदा हो सकता है, जिसके अंदर एक कार्बन मार्केट भी डेवलप की जा सकती है, जिसमें कार्बन क्रेडिट की बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, जो कि काफी पाकिस्तानी बिजनेसेस के टर्म में, जो कि ग्रीन बिजनेस या ग्रीन इकोनॉमी की साइड पे उनको बात की जाए तो उनको काफी बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा वो ग्रीन बिजनेसेस या क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेसेस वो सस्ती बोरिंग वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड पे ग्रीनियम लग के उनको कॉस्ट कम पड़ती है, तो इन तमाम चीजों का फायदा होता है। ओवरऑल इस साल के बजट की अभी तक जो वो बातें चल रही है उसमें यही चल रहा है कि एक तो क्लाइमेट फ्रेंडली उसको किया जाएगा, दूसरी सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसे मैं कहूँ वो ये है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने की बात करिए। टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने पे एम्फोसिस इतना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में भी
थोड़ा सा बिजनेस फ्रेंडली चलना चाह रही है और कुछ रिलीफ शायद दे दें। इसकी वजह से हार्श इम्पैक्ट या कुछ भी इंक्रीज का ऐसा अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, डेट सर्विसिंग के लिए मुझे याद है 2024-25 का जो बजट रखा गया था, हाफ ऑफ द बजट वाज फॉर द डेट सर्विसिंग। इस मर्तबा आपको कुछ इसमें तब्दीली होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हैं, अप टू द मार्क परफॉर्म कर रही हैं, तो इस मर्तबा भी आधा हमारा बजट तकरीबन क्या डेट सर्विसिंग के लिए ही चला जाएगा या उसमें कुछ कमी आएगी? डेट सर्विसिंग का जो मेजर पोर्शन जो हमारी एक्सपेंडिचर का वो डेट सर्विसिंग ही रहता है, लेकिन पिछले एक साल में भी हमने देखा कुछ कमी आई स्पेसिफिकली क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट 22% से उठकर 10.5% हो गए। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी हमें कम एक्सपेंडिचर हुआ है हमारे इंटरेस्ट की वजह से, और आगे चलते हुए भी क्योंकि एवरेज इंटरेस्ट रेट कम होगा, हम तो मजीद इसको सिंगल डिजिट में जाता हुआ देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में ओवरऑल तो कमी आएगी, लेकिन वो फिर भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होंगे हमारे एक्सपेंडिचर का, क्योंकि एक तो हमारा डेट पर्सन ज्यादा है, डेट बर्डन थोड़ा सा ज्यादा है, और डेट बर्डन कंपैरेटिवली इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर टैक्स टू जीडीपी हमारा देखा जाए तो उसके हिसाब से टैक्स बर्डन थोड़ा सा हमें एलिवेटेड ही लगता है, लेकिन हमें इसमें ठीक है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट किस हद तक सरमायाकारों को या इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने में कामयाब हो जाएगी? ख़ास तौर पे मैं फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है, आपको प्रायोरिटीज़ लग रही हैं गवर्नमेंट की इस सिलसिले में? गवर्नमेंट ने अगर पिछले 1.5 साल में बात की जाए तो काफी इस पे हुआ है। अब रिसेंटली ही एक पिछले लास्ट ट्रेडिंग डे में ही एक बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके मीटिंग की गई, जिसमें अबव 200 फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि काफी बड़े हैं, जिनका अगर AUM साइज देखा जाए तो 35 ट्रिलियन प्लस बनता है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सबको चीजें पिच की गई। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइन एंड मिनरल्स को मैंने पहले भी बात की, उसके ऊपर गवर्नमेंट का भी काफी एम्फेसिस है और उसका स्कोप काफी बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में आफ्टर द सक्सेस ऑफ रेकोडिक एंड SCC MCC नेग्रोपोल माइनिंग कंपनी हमें ये देखने को आ रहा है कि मेजर कंट्रीज से हमारी इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या मिडिल ईस्ट पोटेंशियल। पाकिस्तान में एक वक्त पे कहा जा रहा है टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, देन कार्बन मार्केट की अब बात की जा रही है, माइंस एंड मिनरल्स की डेफिनेटली वो फ्यूचर को देखकर बात की जा रही है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा दुनिया इस तरफ आएगी माइंस एंड मिनरल की तरफ, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑलरेडी इसके अंदर रिच कंट्री है अगर हम माइंस एंड मिनरल्स की बात करें। एक और चीज़ जिस पर बहुत गवर्नमेंट प्राइड भी लेती है और बहुत ज़्यादा फोकस भी करती है कि रेमिटेंसेस जो है ना हमारे आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब ये रेमिटेंसेस का हुजम ब्रेन ड्रेन की वजह से बढ़ा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर लोगों ने, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने इतना ट्रस्ट किया है कि उन्होंने ज़्यादा पैसे भेजना शुरू कर दिए, एंड ओवर रिलायंस ऑन रेमिटेंसेस फॉर द लॉन्गर टाइम, ये मईशत के लिए ठीक होता है? अच्छा, इसमें सबसे जो मेजर लास्ट पिछले 1.5 साल में फर्क आया है वो ब्रेन ड्रेन तो हमारा हो रहा है, और हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फ्लो है आउट ऑफ द कंट्री वो भी बढ़ रहा है, लेकिन जो हमने FX मार्केट पे कब किया था, इलिसिट मार्केट जो है, और FX का जो डिफरेंस जो है वो हवाला मंडी और इन सब पे जब कब किया था, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने में आया, जो कि जब इलिसिट ट्रेड बढ़ी थी तो उसकी वजह से रेमिटेंसेस फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल्स काफी कम हो गए थे, जो कि दोबारा से इंक्रीज हुए। और दूसरा रीजन कैपिटल फ्लो का तो है। जहां तक आपने बात की कि ओवर एम्फोसिस, इस टाइम तो हमारा वन ऑफ द मेजर एम्फोसिस टू कंट्रोल आवर करंट अकाउंट की बात हो तो रेमिटेंसेस पे ही किया जाता है, लेकिन दैट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर द लॉन्गर टर्म। अगर हमने ग्रोथ अचीव करनी है अबव 2.5% और अबव 4%, तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को जाना पड़ेगा, फॉरेन कैपिटल उस साइड पे लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट बढ़ सके। क्योंकि पहले भी हमने देखा गया जब इंपोर्ट रिलेटेड या शॉर्ट टर्म टारगेट्स को रख दिया जाता है तो 3.5% के बाद हमारी इकोनॉमी हीट अप हो जाती है। तो इस तरह के बूम बस्ट साइकिल और सस्टेनेबल से बचने के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाने के लिए हमें एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मिले भी थे कुछ एक्सपोर्टर से जाके। लेट्स होप कि इसके ऊपर मजीद काम हो और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स से जो रेवेन्यू आएगा वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा एक नेचुरल भी होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। उसामा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और इस सारे मामले के ऊपर अपनी राय देने के लिए और एनालिसिस पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। सानहा गुल प्लाजा को हुए 11 रोज या इससे ज्यादा का टाइम हो चुका है और अब ये ऐलान किया गया है कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी और सिंध हुकूमत ने इस बारे में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को एक खत भी लिखा है और सिंध हुकूमत की मजीद फुर्तियां भी हमें देखने में मिल रही हैं, जिसमें डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस को भी मुअत्तल कर दिया गया है और इसके अलावा चीफ हाइडेंट ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन को भी ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन इतनी ताखीर से ये फैसले क्यों किए गए हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन की तरफ से, और उनकी तरफ से कहा गया था कि रिपोर्ट में जो हमारी अपनी कोताहियां हैं हमने उनको भी तस्लीम किया है। अब सवाल ये कि क्या इसको तस्लीम कर लेना काफ़ी है या फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए भी कुछ किया जाएगा। एंड ओवरऑल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर आया क्या है सामने, मंजर आम पर क्या आया, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची सैयद आरफीन ने हमें ज्वाइन किया। आरफीन, सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगी कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है इसकी रिपोर्ट के अंदर क्या सामने आया है, कुछ सीधा पॉइंट्स रखिएगा सामने। कि ये चार्जशीट है इन महक के खिलाफ, जिसमें फायर ब्रिगेड शामिल है, रेस्क्यू 1112 शामिल है, इसके अलावा सिविल डिफेंस का महकमा शामिल है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके लोग शामिल हैं। तो ये गलत नहीं होगा। मैं अगेन कहूँगा कि अपोजिशन के इल्ज़ामात के बरक्स बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ इस रिपोर्ट के अंदर अफशा किए गए हैं, जो कि बताया गया है कि जब जो फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे जब पहुँचे, जब फायर टेंडर्स यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसके अंदर ऐसी मालूम उनके पास थोड़ी देर के बाद पानी ख़त्म हो गया था और उनको तकरीबन 12 बजे के करीब, यानी आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 1.25 घंटे के बाद उन्हें पानी फराहम किया गया है। और ये तो मैं ग्राउंड पे देख रहा था, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे देख रहे थे, उन्होंने बताया कि 12:30 बजे के बाद जो है वो वाटर टैंकर वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये बहुत सी अहम मालूमात इसके अंदर है। साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि जो गुल प्लाजा था उसके अंदर जो फायर एग्जिट मौजूद नहीं थे, आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे, जो रोशनदान थे उन पे उनको सील किया हुआ था, बाज़ पे तो चुनाई कर दी गई थी, ब्लॉक्स लगा के उनको बंद कर दिया गया था, बाकी जगहों पे ग्रिल्स लगी हुई थी, और जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हुई रेस्क्यू के अमल करने के साथ साथ। इसके साथ साथ जो लाइट ऑफ कर दी गई उसकी वजह से भी, और जो क्योंकि बंद होने का टाइम था मॉल, वो उसकी वजह से जो दरवाजे थे 13 दरवाजे थे, उनमें से भी बेशतर दरवाजे बंद पाए गए। तो इस रिपोर्ट में बहुत सी अहम बातें हैं जिसके बाद शायद उम्मीद नहीं थी सिंध गवर्नमेंट के, क्योंकि उनके लोग आके बार बार ये कह रहे थे कि जी पानी की कमी कोई नहीं हुई, हर तरीके का रिस्पांस दिया गया। तो ये आंखें खोल देने के लिए बहुत अच्छा आरिफीन, लेकिन अभी जो हम फुर्तियां देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की, जिसमें सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो उसमें कहते हैं कि अपनी कोताहियों को मैं तस्लीम करता हूँ, रिपोर्ट में जो बताया गया उसके मुताबिक। तो डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस उनको भी मुअत्तल किया गया, इसके अलावा चीफ हाइडेंट ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन उनको भी ओहदे से हटाया गया है। तो सवाल यह कि इतनी ताखीर से ये एक्शन जो है वो क्यों लिया जा रहा है? पहले तो यही लोग थे जो कि कह रहे थे कि जी सब कुछ अच्छा है, हमने भरपूर रिस्पांस किया है, यही फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंची है और मुसलसल पानी की फराहमी हो रही थी, मुसलसल चेकिंग की जा रही थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही थी। अब यही रिपोर्ट है और वो अपनी इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जो यहाँ पर काम कर रहा है उसके अंदर ना तो उसकी तरबियत है ऐसी आग से निमटने की, और ना उसके पास सलाहियत है। अब वहाँ पे आके आप पानी छिड़कना शुरू कर दें तो वो तो कोई माली भी आके पानी छिड़कना शुरू कर सकता है, उसके मसले की बात नहीं है। बात ये कि अगर आपके पास तरबियत ही नहीं है, आपके पास इस्तेदाद ही नहीं है और आपके पास आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से ये इस आग से निमटना है या इस सूरत हाल से निमटना है, तो फायर फाइटिंग फिर नहीं की जा सकती सिर्फ। और ये भी जो मेरी बहुत मोतबर ज़राए से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि इस तमाम वाक़े के अंदर इंतज़ार किया गया कि आग खुद बुझ जाए या ये जो इमारत है ये ज़मीन बोस हो जाए, गिर जाए, खुद से गिर जाए, खुद से बुझने की इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि उनके पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि इस आग के ऊपर काबू पा ली जाए। अभी हाल ही में 2 ऑफिसर्स का यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। वो ऐसे ऑफिसर्स थे जो अपने वज़ीर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ बैठे हुए थे, जो अपने सेक्रेटरी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बैठे हुए थे, और वो वज़रा और वो सेक्रेटरीज
कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हाल ही में उनका ट्रांसफ़र किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग दावे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके हाथ और पैर उनके बंधे हुए होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, वो भी मजबूर होते हैं। दूसरी तरफ उनकी नज़रें होती हैं, निगाहें होती हैं, यहाँ के करता धरता है, वो बाज़ औक़ात सिर्फ मीडिया पे आके बयान दे सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में। लेकिन आरपी ने इसका खमियाजा आवाम क्यों भुगते? वो बेचारे जो घर से निकले थे सिर्फ रमज़ान की तैयारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जिसकी शादी थी वो अपनी घर की शॉपिंग के लिए निकले थे, इसका खमियाजा कि कोई एक अफसर दूसरे अफसर की बात नहीं सुन रहा है, इसका खमियाजा उनको अपनी जानों से भरना पड़ा है। खैर, अब इसके ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही है, एक और मामले के ऊपर कहा जा रहा है कि जितने भी हादसात होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इकदाम किए जाएंगे, ये सिंध हुकूमत जो है ना वादा कर रही है। आज भी जो खबरें आई हैं, आज और कल में जो खबरें आई हैं, तकरीबन 6 जानें चली गई हैं ट्रैफिक हादसों के नतीजे में। तो सवाल ये जो मुअत्तलियाँ की जा रही हैं, एक्शन लिया जा रहा है, फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, इनके असरात क्या होंगे और क्या लॉन्ग लास्टिंग होंगे वो? चाहे हैवी ट्रैफिक की भी बात की जाए या दूसरी जगहों की बात की जाए, आज सुबह ही शारा फैसल के ऊपर जो है वो हैवी ट्रैफिक की वजह से एक ट्रक रोकता हुआ था शारा फैसल के ऊपर, जिसके ऊपर तवील कतार लगी हुई थी। शारा फैसल जो कि मेन आर्टरी है इस शहर की, शहर कराची की, वो ब्लॉक हुई थी। उसके अंदर शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लोग 1 घंटे से ज़्यादा तक इस ट्रैफिक जैम के अंदर फंसे रहे। तो ये अगर जहाँ इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है इस सूबे में, उसके साथ साथ विल भी ज़रूरी चाहिए, और सिर्फ अहकामात देने से अमल अब बात जो है ना वो आगे निकल चुकी है। जैसे कि अब कराची के अंदर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि ई टिकटिंग का चालान शुरू कर दिया गया। अब लोगों को पता है, सीट बेल्ट भी पहनते हैं लोग, सिग्नल्स पे भी रुकते हैं, इसके साथ साथ हेलमेट भी पहनते हैं। ये बुनियादी चीज़ें जो कि ट्रैफिक वायलेशंस इस शहर के अंदर हो रही थी, लेकिन इस पर बहुत हद तक उन जगहों पे जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं उन पे काबू पा लिया गया है। लोग डर रहे हैं, लोगों को पता है कि अगर हमने वायलेशन की तो हमारे घर पे जो है वो चालान मौसूल हो जाएगा। तो बात सिर्फ अगेन इस घूम फिर के ये आती है कि आपकी विल होनी चाहिए और आप उस चीज़ को, अपने लॉस को, अपनी रिट को इस्टेब्लिश कर सकें, अपनी रिट को इन्फोर्स कर सकें लोगों के। सवाल ये भी नहीं रिट चलेगी किसकी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी थी या फिर उसकी जिम्मेदारी थी। सवाल ये है कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं 17-18 सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको तो जवाब देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कह दें अगर कि हम अपनी कोताहियों को तस्लीम करें, आपकी कोताहियाँ अगर किसी की जान ले रही हैं तो वो कोताहियाँ नहीं, मुजरिमाना गफलत है, करें तो बुरा मान जाते हैं। उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, सजाएं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे सूबे के, स्पेशली उस शहर के जो कि मुआशी हब है पूरे पाकिस्तान का। खैर, इस अफसोस और अफसुर्दा दिल के साथ इख्तिताम करते हैं। आज के शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल, और इस दुआ के साथ जाएंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे और पाकिस्तान को अच्छे जो लोग हैं जो पाकिस्तान का अच्छा सोचते हैं वो मुहैया करें। मंडे को मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।